मित्रों, मैं विवेक। संप्रति मैं एनआरबी हूँ, नॉन रेजिडेंट बिहारी। लेकिन किसी भी एनआरबीज़ की तरह मेरा भी अम्बिलिकल कॉर्ड बिहार से जुड़ा हुआ है और उसी कॉर्ड के में बहने वाले प्रवाह तरल ने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये ब्रॉडकास्ट बनाऊं आपके लिए। और हाजिर हूँ मैं अपने पहले ब्रॉडकास्ट के साथ। बिहार में चुनाव का माहौल है और ये ब्रॉडकास्ट चुनाव के बारे में ही है। अगर आप देखेंगे तो मीडिया में इसे बिहार में चुनाव पर्व भी कहते हैं और सच में बिहार के लिए ये वस्तुतः एक पर्व ही है। बिहार में चुनाव को लेकर हमेशा काफ़ी उत्साह रहा है, आज़ादी के बाद से ही और आज़ादी के समय से ही। जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो लोग कहते हैं कि बिहार के बहुत सारे ज़िले और गांव बाढ़ में डूबे हुए थे। फिर भी बिहारियों ने अदम्य साहस का परिचय देकर उन छोटे मोटे नाव, जिसको डेंगी बोलते हैं, पे उन्होंने तिरंगा फहराया, आज़ादी का जश्न मनाए। और अभी भी अगर आप इस साल भी 15 अगस्त 2025 की बात करेंगे तो बिहार के बहुत सारे ज़िले बाढ़ में डूबे हुए थे, लेकिन बिहार में कभी भी आज़ादी को लेकर वो जश्न, वो उत्साह कम नहीं हुआ। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें अर्धनंग बिहारी बच्चे किसी स्कूल में आधे पानी में डूबे हुए, बाढ़ के पानी में डूबे हुए अपना तिरंगा फहरा रहे हैं और तिरंगा को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। तो बिहारियों ने हमेशा तिरंगे को सम्मान दिया है और इंडिया फर्स्ट का पॉलिसी हमेशा बिहारियों के दिल में हमेशा रहा है। फिर भी अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से बहुत सारे राज्यों में बहुत विकास हुआ, लेकिन बिहार कहीं ऐसा लगता है कि उस विकास के दौर में पिछड़ गया। और ऐसी बात नहीं थी कि बिहार या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हमेशा से ऐसा था। अगर आपको हम थोड़ा कंटेक्स्ट दे दें तो जब अंग्रेज या मुग़ल जो भी भारत में आता था वो वेस्टर्न फ्रंट से आता था, वेस्टर्न साइड से आता था। बट उनका प्राइम टारगेट होता था बिहार बंगाल में राज करना। अगर आप देखें तो अंग्रेजों ने भी जो कंपनी बनाई उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, जबकि वो प्राइमरी वेस्ट से आए थे। इसका कारण था कि ईस्ट वाज प्रीटी डेवलप्ड। कॉटन था, जूट था, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता गया कि ये सारे फैक्ट्री और ये सब ईस्ट से शिफ्ट होकर वेस्ट चले गए। किसी भी राज्य का विकास प्राइमरी उस राज्य के नागरिक और उस राज्य के हुक्मरानों पर और अफसरों पर डिपेंड करता है। तो बिहार का विकास प्राइमरीली बिहार के निवासियों के लिए और निवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वी ऑल्सो लिव इन अ फेडरल स्टेट, जैसे कहते हैं कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस पॉडकास्ट में मैं प्राइमरीली जो सेंटर का अप्रोच है बिहार के लिए और था रैदर, उस पर बात करूंगा और उसके चलते बिहार को क्या घाटा या फ़ायदा हुआ। तो तीन मुद्दों हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, दूसरा है द रॉयल्टी फॉर द मिनरल्स, और तीसरा है प्राइमरी इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लाइक FCI बाइंग आउट फ्रॉम बिहार एंड लैंड सीलिंग एक्ट, और उसका क्या इफेक्ट हुआ। चूँकि ब्रॉडकास्ट का एक टाइम लिमिट होता है, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्राइमरी फोकस रखूँगा फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी पे। ये पॉलिसी 1952 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार लाई थी और इस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत बड़ा हाथ उस समय के, जिसको मुंबई हाउस या बॉम्बे हाउस बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली अ कोर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। और उन्होंने ये लॉजिक दिया कि अगर सारे मिनरल्स ईस्टर्न स्टेट में हैं तो वेस्टर्न स्टेट या साउदर्न स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा। उस समय एक आई थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। वो बेसिकली मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको सब्सिडाइज करती थी और ये इंश्योर करती थी कि मिनरल्स का कॉस्ट सारे स्टेट में एक तरह का हो। तो उससे बिहार, और ख़ासकर उस समय बिहार और झारखंड एक स्टेट थे, घाटा ये हुआ कि यहाँ बिहार से बहुत सारे मिनरल्स बाहर जाने लगे
और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। जब आपको वो सेम खनिज पदार्थ बिहार के बाहर और उड़ीसा या जो भी प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनके बाहर सेम प्राइस पे मिलेगा, देन वाई समवन विल कम इनटू बिहार एंड डेवलप दैट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। ये बाद में मुझे लगता है 1992 में ख़त्म किया गया, लेकिन उसके चलते बिहार को बहुत घाटा हुआ। और उसका दूसरा घाटा ये हुआ कि जब मिनरल्स बाहर जाने लगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में नहीं आकर बिहार के बाहर जाने लगी। और हो सकता है आप मुझे आर्गुमेंट दें कि जैसे बोकारो स्टील सिटी है या जमशेदपुर प्लांट है, वो प्लांट बने, लेकिन उनका हेड क्वार्टर्स हमेशा बिहार के बाहर था, जैसे मुंबई या दिल्ली या डिफरेंट स्टेट्स में। तो जो भी फंड एलोकेशन होता था या जो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती थी, वो उनको उस स्टेट में काउंट करती थी, बिहार में काउंट नहीं करती थी। और जिस तरह सेंटर एलोकेट करती है फंड डेवलपमेंट के लिए, वो उस स्टेट को ज़्यादा देती है जिस स्टेट से कलेक्शन ज़्यादा हुआ, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। तो ये फ्रेट इक्वालिजेशन पॉलिसी के चलते बिहार का जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो रुक गया। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ कि अगर इफ़ यू लुक एट टुडेज पॉलिटिकल मिलियो और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आज गुजरात में कोई भी सीएम बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि अगर वो गुजरात का कोई भी सीएम या कोई भी लीडर बहुत स्ट्रांग हुआ, दैट विल अंडरमाइन द सेंटर इन्फ्लुएंस। तो उस जमाने में और 1947 के बाद से अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः जो भारत के प्रधानमंत्री या पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स थे, वो उत्तर प्रदेश के आसपास थे, आते थे उत्तर प्रदेश या उस एरिया से। और बिहार में उस समय 54 सीटें हुआ करती थी, लाइक इट वाज द सेकंड हाईएस्ट आफ्टर यूपी। तो कोई भी नहीं चाहता था, और बिहार वाज द बैकयार्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, तो कोई भी नहीं चाहता था कि बिहार से कोई बहुत स्ट्रांग लीडर हो जो कि उनको चैलेंज कर पाए। तो उसके चलते बिहार में अगर आप देखेंगे पहले एक दो सीएम छोड़कर कि कोई भी सीएम का टर्म बहुत छोटा रहा, एंड दे ऑलवेज वे ऑन द मर्सी ऑफ सेंटर। तो मैं आपसे इस इलेक्शन के समय ये उम्मीद और ये अपील करूंगा कि आप जिसको भी चुने, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति को चुने जिसका बैकबोन हो, जिसके पास स्पाइन हो, और जो सेंटर के सामने खड़ा होकर यह कह सके कि ये बिहार और बिहारियों के लिए क्या ज़रूरी है, एंड आई विल स्टैंड बाय इट। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं आने वाले दिनों में अगर आपका प्यार मिला तो मैं और भी बहुत सारे, जो मैंने दो और सब्जेक्ट बोले थे, रॉयल्टी एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़, उस पर बात करूँगा। लेकिन अगेन एज अ बिहारी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप ऐसी सरकार को चुनें जिसके पास अपनी रीढ़ की हड्डी हो, जिसके लिए बिहार फर्स्ट हो, नॉट देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। इसके साथ ही धन्यवाद, और आने वाले दिनों में मैं बिहार सेंट्रिक और बिहार से रिलेटेड और भी टॉपिक पे बात करूँगा। जय भारत।